हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनवीएस लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है वो 9 मार्च को होने वाला है आपके, और उसी के रिगार्डिंग में जो है आप सभी लोगों के लिए जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो आने वाला है, उसी के अंदर हम बात कर रहे थे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेल पटरियों के नीचे जो चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी स्लीपर्स लगाए जाते हैं, उन स्लीपर्स को लगाया क्यों जाता है? तो उन स्लीपर्स को इसलिए लगाया जाता है दोस्तों ताकि गाड़ी के द्वारा, या जो आपकी जो रेलगाड़ी है या जो रेल है वो चल रही है, उस गाड़ी के द्वारा उत्पन्न दबाव जो होगा, टेम्परेचर जो डेवलप किया जाता है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? चौड़े स्लीपर्स लगाते हैं। क्या करते हैं? चौड़े स्लीपर्स लगाते हैं ताकि उनका एरिया बढ़े, और एरिया बढ़ने की वजह से उनका प्रेशर क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, टाइमर वाला जो है दोस्तों उससे टाइम ज़्यादा जा रहा है, और आपके एग्जाम तो आ चुका है, अब 2 दिन ही रहे हैं इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है। भाई आपका रॉकेट और जो एक इंजन होता है जेट इंजन, उन दोनों भिन्न होते हैं। उन दोनों के भिन्न होने का कारण क्या है, या निम्नलिखित में से वो भिन्न क्यों है, वो रीजन आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका जो है ये दोनों भिन्न होते हैं। ये इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि रॉकेट के अंदर जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट जो है वो क्या करता है? हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। ये एक तो आपका भिन्न होने का रीजन है, और दूसरा कि आपका जो रॉकेट है वो किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं ले जाता है। ठीक है, तो सी और डी इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और जो जेट और आपका रॉकेट है, उन दोनों में अंतर मेनली जो है वो दोस्तों आपके किसके ऊपर है? एक तो आपके ऑक्सीजन के ऊपर है कि भाई ऑक्सीजन अगर अंदर ही है तो रॉकेट है, और जेट प्लेन में क्या होता है? ईंधन जो है हम क्या करते हैं? कैरोलिन यानी जो पैराफिन होता है वहाँ से प्राप्त करते हैं। ये एक बात और याद रखेंगे कि जेट जो है इसके अंदर जो हम ईंधन है वो कहाँ से ले रहे हैं? कैरोलिन। कहाँ से? कैरोलिन होता है, और वो कैरोलिन जलाने के लिए हम जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है क्या कर रहे हैं? ईंधन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, या फिर जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति कहाँ से कर रहे हैं? बाहर के वातावरण से कर रहे हैं। तो इस कैरोलिन को जलाने के लिए हम जो है बाहर के वातावरण पर डिपेंड होते हैं। साथ ही साथ जेट जो है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं, जबकि रॉकेट जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी सार्थक अंकों से संबंधित, और ये आपका 11 के फर्स्ट चैप्टर से बन सकता है ऐसा क्वेश्चन कि 2 डंडों की लंबाई क्रमशः 5.234 है और 5.1 है, तो डंडों की कुल लंबाई क्या होगी? ठीक है, अब वैसे तो आप लोगों को दिख गया होगा कि कुल लंबाई का मतलब क्या है भाई? 5.234, और ये है 5.1। इसको जस्ट ऐड ही करना है भाई, ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 3.10, यानी आंसर आ जाएगा 10.334। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है दोस्तों हमारे पास में भाई? लंबाई दे रखी थी, दोनों लंबाइयों को ऐड कर दिया तो कुल लंबाई आ रही है 10.334। सर ये क्या क्वेश्चन पूछना हुआ? इसका तो आंसर ए होना चाहिए। नहीं दोस्त, इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका आंसर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप 11th क्लास के अंदर एक फिगर डिजिट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सार्थक अंकों के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि जब आप 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं और दशमलव वाली अगर है, तो आप दोनों संख्याओं को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा आपका, अंतिम रूप से जिसको आप उत्तर मानेंगे, वो कौन सा गिना जाएगा? जिसमें आप देखेंगे कि दोनों नंबरों में डिजिट के बाद में कम नंबर किस में है, तो इसमें है। कितने डिजिट है बाद में? एक ही। इसका मतलब इस 10.334 को आप कन्वर्ट करेंगे 10.1 पॉइंट और कोई लिखेंगे भाई, 3 4 कौन सा लिखे इनमें से? तो इनमें ये देखा जाता है कि सबसे पहले वाली डिजिट जो है वही लिखी जाएगी जनरली, और वही लिखते भी है। ठीक है, 10.3 हो गया। लेकिन अगर ये 3 जो है यहाँ पर इसकी 5 होता इस 3 की जगह, तो फिर इस 5 या 5 से ऊपर होता तो हम इसको लिखते 10.4, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता था आंसर। ए कभी होगा नहीं। अब आंसर जो है 10.3 होगा सेंटीमीटर
इसलिए हमारा ये सही है। तो ये जो सार्थक अंकों वाला कॉन्सेप्ट है ये याद रखेंगे। जब आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐड किए हुए दोनों नंबरों में आप देखोगे किसमें दशमलव के बाद में कम संख्याएं हैं, और पहले उसको सेलेक्ट कर लो कम संख्या किसमें, फिर उसमें कितनी संख्या है उतनी ही संख्याओं का आप फाइनल आंसर देंगे। तो यहाँ आंसर होगा 10.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 किलोग्राम। देखिए क्या है क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के चोर से बांध दिया जाता है। यानी कि आपका ये मान लो ये 1 मीटर का धागा है, इसके यहाँ पर आपने 1 kg का क्या कर दिया, पत्थर बांध दिया है, तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। ऐसे 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 जो है हम इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, आपने ये बचपन में बहुत करा होगा। ठीक है, ये घुमा रहे हैं। यदि एक समान कोणीय वेग, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग है वो है 2 रेडियन प्रति सेकेंड, तो धागा जो है उसमें तनाव का मान कितना होगा, यानी जो धागा है आपका बना हुआ उसके अंदर खिंचाव कितना उत्पन्न होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और आपको बता दूं दोस्तों, जब आपको ऐसे क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल आपका अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी कि वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके अंदर एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा ही लगेगा। अब अभिकेंद्रीय बल जो अगर लग रहा है तो उस डोरी के अंदर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा ही होगा। अब वो जो अगर वो घूम रहा है ना आपका ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि वो तनाव और आपका अभिकेंद्रीय बल जो है वो इक्वल है। अगर वो दोनों में से जो भी ज़्यादा कम होगा, अगर ज़्यादा हो गया तनाव तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगी रस्सी, और कम हो गया तो अंदर ही सर्कल की तरह घूमेगा ही नहीं, और बराबर है इसलिए ये सर्कल में घूम रहा है। तो हम सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो होता है mv²/r। ये क्या है हमारा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, कितना है mv²/r, और इसी के इक्वल क्या होगा, तनाव mv²/r के। ठीक है, अब ये r जो है ये तो क्या हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि धागे की लंबाई कितनी है 1 मीटर, तो वही उसी त्रिज्या में घूम रहा होगा। m जो है वो कितना दे रखा है 1 kg ऑलरेडी। अब बचा क्या हमारा v। ये जो v है दोस्तों इसे कहते हैं हम लीनियर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी। और v बराबर होता है त्रिज्या गुणा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो हम v निकालने के लिए r की वैल्यू है 1 मीटर इंटू ओमेगा कितना है 2 रेडियन प्रति सेकेंड, यानी हो जाएगा 2। तो v बराबर कितना आ गया 2। इन सब को यहाँ पुट करके t बराबर हो जाएगा आपके क्या, m की वैल्यू कितनी है 1, v² यानी कि हो जाएगा 4 अपॉन में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो t बराबर आ जाएगा 4 न्यूटन। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। ठीक है, तो जब भी आपकी कोई वस्तु क्षैतिज वृत्त में या किसी भी सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल मोशन में चाहे घूम रही हो, वो अगर घूम रही है तो उसके अंदर जो अभिकेंद्रीय बल है और जो वस्तु घूम रही है उसके टेंजेंट के बराबर ही होगा, और उन दोनों को बराबर कर देंगे। और एक रिलेशन होता है सर्कुलर मोशन के अंदर कि रेखीय वेलोसिटी या रेखीय वेग बराबर होता है त्रिज्या गुणा कोणीय वेग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक पिंड जो है आपका स्थिर अवस्था में, क्या है, एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। एक पिंड है कोई स्थिर अवस्था में था, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। ठीक है, और वो एक समान त्वरण सपोज करिए a के साथ में चलना प्रारंभ कर देता है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकेंड में, यानी पहली 4 सेकेंड के अंदर s1 दूरी तय कर देता है, तो अगले 4 सेकेंड में वह तय की गई दूरी s2 होगी। ठीक है, तो s1 और s2 के बीच में रिलेशन क्या होगा वो हमें निकालना है। आप सभी लोगों को पता है न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण क्या होती है,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होती है। अब एस जो है वो तो दे दिया हमें S1, पहली कंडीशन के लिए स्थिर अवस्था में था यानी कि ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है a और t कितना दिया है 4 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्चुअली वो कुछ कट हो गया था तो अब वापस रिस्टार्ट कर रहे हैं हम। तो S1 जो है क्या हो जाएगी, 4 सेकेंड में चली गई दूरी की बात हो जाएगी S1। प्रारंभिक वेग पहले ही बोल दिया स्थिर अवस्था में था यानी u 0 है। हाफ ए टी की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड यानी उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो S1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी ये हो जाएगा 8a। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई 8a। ठीक है, मतलब 8 गुना एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात। अब देखिए दोस्तों, इसने बोला कि भाई ये तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी है, लेकिन अगले 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि क्या कहना चाहता है ये कि भाई 8 सेकेंड के अंदर कितनी दूरी तय करेगा वो निकाल लूँ मैं, और 4 सेकेंड में कितनी तय हुई वो निकाल लेता हूँ। दोनों का डिफरेंस ही तो बीच के 4 सेकेंड में चला होगा। तो 8 सेकेंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, आप लिखेंगे 8 सेकेंड में चली दूरी कितनी हो जाएगी, ये कि ये कंडीशन आएगी, सिर्फ क्या हो जाएगा ये 0 हाफ ए और 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा 32, तो 32a हो जाएगी। तो 8 सेकेंड में कितनी दूरी चला 32a। ठीक है, और पहले 4 सेकेंड में कितना चला था 8a। तो बीच के 4 सेकेंड भाई 8 में से तो हम क्या करेंगे 8 सेकेंड की दूरी माइनस 4 सेकेंड की दूरी कितनी हो जाएगी 32a माइनस 8a कितनी आ गई 24a। और ये जो 24a है ये क्या हुई S2, अगले 4 सेकेंड के अंदर चली गई दूरी, तो S2 अपॉन S1 करने पर आएगा 3। इसका मतलब कहेंगे S2 इज इक्वल टू 3S1। क्या आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 3S1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो एक पिंड जो स्थिर अवस्था में था समान त्वरण के साथ में चलना प्रारंभ कर देता है, तो पहले 4 सेकेंड के अंदर वो S1 दूरी तय करता है, तो अगले 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है S2, और S2 और S1 के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपसे पूछा गया है। तो आपका कितना आ गया S2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक बढ़िया डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कार की गति, कोई कार है उसकी गति एवं समय का ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास में समय इधर और इधर हमारे पास में है वेलोसिटी। कार का वजन 1000 किलोग्राम है यानी बार। कार द्वारा प्रथम 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बार का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको थोड़ा सा डराने के लिए इन्होंने बोल दिया 1000 किलोग्राम की है। ठीक है, लेकिन इसने पूछा तो क्या है दूरी कितनी तय करी प्रथम 2 सेकंड के अंदर। तो देखिए ये रही 2 सेकंड, यहाँ तक की बात हो रही है, तो प्रथम 2 सेकंड के अंदर तय किया गया क्षेत्रफल जो होगा वही हमारा प्रथम 2 सेकंड में तय की गई दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये रहा, क्योंकि भाई आपको भी पता है क्या होता है दोस्तों, अरे भाई देखो दूरी बराबर क्या होता है वेग गुणा समय, यानी कि इसमें जो वेग होगा और जो समय होगा उसका गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, अरे हमें क्या मिलेगा दूरी। इसका मतलब यहाँ का एरिया जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है दूरी को। तो हम क्या करेंगे दूरी के लिए 1/2, भाई इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2, ये त्रिभुज है तो आधार, आधार कितना आ रहा है 2 गुणा
ऊंचाई कितनी आ रही है, ये देखिए 15 आ रही है, तो ये हो जाएगा 15। तो 2 से 2 का टाटा बाय बाय, 15 मीटर दूरी आ जाएगी प्रथम 2 सेकंड के अंदर। कितना चला, 15 मीटर चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो त्रिभुज जो है कौन सा वाला यूज हुआ है यहाँ पर, अरे भाई ये त्रिभुज लिया है हमने, देखो ए, फिर ये हमारा बी पॉइंट, बी तो आ गया सॉरी, ये ई पॉइंट और ये ए पॉइंट, तो बी ई ए त्रिभुज यूज किया है हमने। और उसका क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, उसके अंदर केवल वैल्यूज पुट करी है, हमारा आंसर आ गया 15 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वस्तु के संवेग में, कोई वस्तु है उसके संवेग में अगर 20% की वृद्धि होती है, संवेग में, संवेग क्या होता है p, उसके अंदर अगर हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ये चीज़ें। अब देखिए, अगर हम p को मान लेते हैं, पहले वाले p को मान लेते हैं 100, ठीक है, कितना मान लिया 100, ये P1 मान लो, तो P2 कितना हो जाएगा, जब 20% बढ़ चुका होगा तो 120। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ हो जाएगी 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000/2m, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेकंड कितनी हो जाएगी, 120 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144, और ये 00/2m। इन दोनों में प्रतिशत कितना बदला, तो प्रतिशत चेंज के लिए K2 - K1, ठीक है, और ये चेंज किसके ऊपर आ रहा है, K1 के ऊपर, इंटू 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा अब 44 यानी 14,400/2m माइनस 10,000/2m, और अपॉन में हो जाएगा, ये चेंज कितने के ऊपर हो रहा है भाई, 10,000, 2m पहली वाली काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही तो चेंज दिख रहा है ये। और जब आप इसको देखो 2m कट जाएगा, इधर आ जाएगा 144, और इधर देखो भाई ये क्या हो जाएगा, अरे 00, 10,000 उड़ गया, इधर बचा 4400 केवल। ठीक है, इधर से इधर 00 भी बढ़ जाएगा, ये सब कुछ कट कटा के आ जाएगा 44%, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 44% जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी पहले अगर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी, मात्र और मात्र संवेग में 20% की वृद्धि से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक कोई भाई आपके टायर है, ठीक है, अब वो टायरों के अंदर अगर हम कितनी 2 kg/cm² के हिसाब से हवा भर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपका जो है क्या पूछ रहा है ये दोस्तों, आपका पूछ रहा है स्क्वायर इंच में जो है हमें इसका आंसर देना है। अगर हमें पर स्क्वायर इंच के अंदर अगर इसका आंसर देना है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको पता है दोस्तों, इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, अरे भाई देखो 1 इंच बराबर कितना होता है, सबसे पहले 1 इंच, तो 1 इंच बराबर होता है हमारे 2.54 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/254 इंच। ठीक है, इतना हो जाएगा। और आपको पता है 1 LB = कितना होता है, 0.4536 kg, तो 1 kg = कितना हो जाएगा, 1 kg = हो जाएगा 10,000/4536 LB। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया चेंज, ये भी आ गया हमारे पास चेंज। इन दोनों चेंजेस को यूज करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम क्या कर देंगे इसको, अब 2 ×
1 kg को लिखेंगे 10,000 अपॉन में 4536 लिख दिया, ठीक है, यह आ गया हमारे पास में। और अपॉन में कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन में 2.54 का स्क्वायर। और अब इस कैलकुलेशन को जो है आप आराम से बैठे बैठे सॉल्व करते रहिए। इसका आंसर लगभग आ जाएगा आपके 28 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 28 इसका आंसर गिना जाएगा, ठीक है। बैठे बैठे आराम से चेंज करते रहना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पिंड का भार शून्य होगा। कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उसका भार शून्य कब होगा? तो उसका भार शून्य तब होगा जब वह क्या कर रही हो दोस्तों, किसी घर्षणहीन सतह पर होगी। समझ में आ गई बात? तो घर्षणहीन सतह पर जब होगी तो उसका भार शून्य होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि पिंड का जो भार है उसके ऊपर घर्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, घर्षण का फर्क नहीं होता है। इस वजह से जो घर्षणहीन सतह होगी वहाँ पर पिंड का भार कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में कि किसी भी गैस का आयतन जो है, हम वॉल्यूम जो है उसको स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर हमने चेंज नहीं करना है, केवल उसके आयतन को चेंज कर रहे हैं, 20% कम कर देते हैं तो दाब कितने परसेंट, प्रेशर जो है कितना बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये आपसे पूछा जा रहा है। सपोज करिए सबसे पहले तो आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा बॉयल का नियम। और बॉयल का नियम क्या कहता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये होता है। अब देखो भाई दाब में कितना चेंज आ रहा है, तो पहले वाला मान लो P1 ही है, ठीक है, और वॉल्यूम पहले वाला मान लो आप 100 था। अब प्रेशर जो है वो P2 हो जाएगा और वॉल्यूम कितना करना है, 20% कम यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? तो हमारे पास में यहाँ से P1 अपॉन में P2 का रेशियो कितना आएगा, 4 अपॉन में 5। अब कितने परसेंट चेंज आया, तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 1 का अपॉन में ये कितने पर चेंज आया, किसकी वजह से चेंज आया, 4 से 5 हुआ है। तो भाई बड़ा किस पे है, 4 पे है, तो ये 4 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 25% हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये परसेंटेज निकालना मैं नहीं सिखा सकता, ये तो आपको पता ही होगा कि आपके जो है किसी भी परसेंटेज को निकालना है तो आप क्या करते हैं, आपके पास में है कितने, आपके आए कितने, और आपके जो थे उसमें से ही तो ये आए होंगे, तो उसमें से प्रतिशत निकलता है। तो पहले हमारा टेम्परेचर प्रेशर जो है सॉरी मान लो 4 था, अब हो गया है 5, चेंज कितना हुआ 1 का, तो वो चेंज तो आएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा कितने पर चेंज हुआ है, तो 4 के ऊपर चेंज हुआ, 4 से 5 हुआ है ना भाई, तो 4 आ जाएगा और इनटू में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यंत्रों से संबंधित कि जो बादलों की दिशा है, हमारे क्लाउड्स जो होते हैं उनकी डायरेक्शंस एंड उनकी गति को मापने वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाता है। तो बादलों की दिशा हो चाहे बादलों की गति हो, उसको मापने का जो यंत्र है वो है आपका नेफोस्कोप। क्या है, नेफोस्कोप है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब आपको बता दूं कि जो हमारे हवा की शक्ति होती है और गति होती है उसको कौन मापता है, एनीमोमीटर, यानी हवा से संबंधित है ये, ठीक है। रेन गेज जो है वो आपके वर्षा की मात्रा बताता है, यानी ये वर्षा से संबंधित है। और जो नेफोस्कोप है वो आपके बादलों की दिशा और गति को बताता है। और जो हाइग्रोमीटर है ये आपके आर्द्रता को मापता है, ठीक है। किसको मापता है, आर्द्रता को। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका लिफ्ट से संबंधित, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैं पीछे वीडियो में समझा चुका हूँ। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। कब?
जब आपकी लिफ्ट जो है वो क्या कर रही हो दोस्तों, लिफ्ट क्या कर रही हो, त्वरण के साथ में नीचे आ रही है, तब व्यक्ति जो है वो क्या करता है, उसका जो रियल वैल्यू, उसका वेट है, जो उसका वास्तविक भार है, उससे कम महसूस करता है। कब महसूस कम करता है, जब त्वरण जो है एक कांस्टेंट हो और उसके साथ में जो आपकी लिफ्ट है वो नीचे आ रही हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट है कि मनुष्य जो है यानी आप मानव जो है वो लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति अगर लिफ्ट के अंदर है तो वो अपना भार खुद का कब महसूस करता है, तो वो अपना भार तभी महसूस करता है जब लिफ्ट आपकी त्वरण के साथ में यानी कुछ एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर जा रही हो। क्या कर रही हो, लिफ्ट जब आपकी एक किसी न किसी एक्सेलरेशन के साथ, त्वरण के साथ में ऊपर जा रही है, तब हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है अपना भार महसूस करेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।